हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग जैट 2019 सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस जैट 2019 डिसीजन मेकिंग का, वो डिस्कस करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट Divya grew up in a business family in Hyderabad. As a systems engineer, she traveled extensively on business deals and later settled in her in-laws' place in Warangal. Once during her visit to Thailand, she got to taste some roll-over ice cream. Interestingly, a few weeks later, she came across an advertisement from a reputed Bangalore-based rollover handcrafted ice cream company calling for expression of interest from potential franchises. Warangal did not have any quality ice cream parlor. The company wanted the potential franchises to invest rupees 20 lakhs in 700 square feet space. Profits were to be shared 3:7 ratio between company and the franchise. तो मतलब दिव्या जो है, फर्स्ट पैरा का ये है कि भाई दिव्या जो है वो एक बार सिस्टम्स इंजीनियर है, इसलिए बहुत बिजनेस डील की वजह से घूमना पड़ता है। वो एक बार घूम रही थी तो रोल ओवर आइसक्रीम जो है वो उन्होंने खाई, उनको अच्छा लगा। फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, वरंगल में बहुत सारी क्वालिटी आइसक्रीम पार्लर है नहीं, और एक कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है 20 लाख एंड 700 स्क्वायर फीट स्पेस पे। प्रॉफिट जो है वो 3:7 के रेशियो में कंपनी और फ्रेंचाइज के बीच में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, फ्रेंचाइज खोल सकती है दिव्या के लिए। सेकंड पैरा देखते हैं। दिव्या वॉज एक्साइटेड but was wondering if rupees 20 lakh was too much to invest. Further, she did not have the entire amount and was thinking of taking a loan. She inquired with rollover franchises and found that a franchise in Hyderabad had sales revenue varying between 5 and 6 lakh rupees per month with a profit margin between 25 to 30%. Divya decided to go ahead. भाई मतलब दिव्या एक्साइटेड तो थी, बट ये है कि भाई उसको ये भी पता था कि 20 लाख रुपीस जो है बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके पास इंटायर अमाउंट है भी नहीं, तो उनको लोन लेना की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने हैदराबाद के एक फ्रेंचाइज से इंक्वायर किया, तो उन्होंने बताया कि भाई 5 to 6 लाख पर मंथ हम लोग कमा लेते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट 25 to 30% होता है, राइट। तो 1/4 ऑफ 6 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास का जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Warangal had three main areas: Kazepat, Jangaon, and Warangal. All areas were linked by good roads. Kazipat was a business area where most high-end retail formats were located. It was also the education hub in the city. Jangaon, on the other hand, was a growing lower middle class business area, and Warangal was mostly residential. तो ठीक है, तीन जगह है यहाँ पे, काजीपट, जंगांव और वरंगल। और इसमें क्या है कि काजीपट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, इसको एजुकेशन हब भी बोला, एजुकेशन हब है सिटी का। तो इस एरिया में बहुत सारा डेवलपमेंट है। जंगांव डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है अभी, और वरंगल में मोस्टली रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर आइसक्रीम के हिसाब से देखें तो वैसे काजीपट में बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारे लोग जो है ऐसे मिलेंगे जो शायद खा ले, क्योंकि एजुकेशन हब है तो बच्चे वहाँ होंगे ही। खैर, फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं। दिव्या फेवर्ड काजीपट, हाउएवर शी सून encountered problems. Not only was it difficult to obtain space in Kasipat, but property rentals touched 30 to 40 rupees per square feet per month, as against Jangaon and Warangal where it was 15 to 20 rupees per square feet per month. तो मतलब ऑब्वियसली मतलब काजीपट जो है वो ज़्यादा महंगा था, इट वॉज 30 to 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ, और जंगांव और वारंगल जो थे वो 15 to 20 रुपीज़ ही थे। ठीक है, Divya's friend who lived in Jangaon told her that a few branded outlets were opening in Jangaon and it appeared to be fastest growing market in Warangal with the highest percentage of teenagers. But Divya was not in favor of Jangaon. She hoped to target college going crowd of Kazipet. High real estate prices in Kazipet and lower profitability estimate in Jangaon मार्केट कंफ्यूज्ड दिव्या। ठीक है, तो काजीपट में ऐसा है कि भाई रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और जंगांव पे जो है थोड़ा लो प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट है। ये दोनों चीज़ों की वजह से जो दिव्या है वो कंफ्यूज हो गई है कि भाई मेरे को किस तरफ जाना चाहिए, शुड आई गो विद के और शुड आई गो विद जे। Which is the most important decision criteria for Divya to consider in such a business situation? भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या है कि वो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल रहे, राइट, उसको प्रॉफिट्स कमाने। तो ऐसा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि भाई कस्टमर्स जो हैं वो आने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि आप क्या है आइसक्रीम का एक प्राइस रखोगे,
जो भी प्राइस आप रखोगे, राइट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो आपका जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, आप वो भी चुका रहे हो, इस रेवेन्यू में से वो इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा, बचा कुचा जो आपके पास आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप रेवेन्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस वजह से जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास होंगे, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, इसको आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगले दिन 10 बेच रहे थे फिर आपने 11 कर दिया, 12 कर दिया, 13 कर दिया, ऐसे आप बढ़ा नहीं सकते, राइट। आपको प्राइस एक सर्टेन अमाउंट तक कांस्टेंट ही रखना पड़ता है जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फॉर एनी बिजनेस। ऐसा नहीं होता है कि भाई आज जो है 100 रुपया था और कल कोई कस्टमर आया उसको 200 रुपीज़ कर दिया उसने, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, तो प्राइस मोस्टली कांस्टेंट ही रहता है। ये होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स ऊपर नीचे जाते जाते, तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा, और वो यही सोचेगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो हमें ये बताए कि कस्टमर्स बढ़ाएं कैसे, वो हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको मेंटली एक आंसर प्रिपेयर करना चाहिए और हमेशा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले या ऑप्शन देखने से पहले, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि हाँ यार ये ऑप्शन इसके क्लोज जा रहा है तो मुझे ये सेलेक्ट करना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स थ्रू बिग डिस्काउंट्स इन द इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस। नहीं यार, ये मतलब उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप इनिशियल फेज में बिग डिस्काउंट्स दे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो डिस्काउंट लेके आपके आइसक्रीम खा के चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके आइसक्रीम बहुत पसंद आ गई होगी या वो आपके दुकान पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, देयर इज नो गारंटी, राइट, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये खत्म करना पड़ेगा। तो पहले तो इसके चक्कर में आप ऑलरेडी लॉस में आ चुके होगे, ठीक है, फिर उस लॉस को रिकवर करना, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बनाना। तो ये थोड़ा मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो आप कस्टमर्स को, बट इसमें गारंटी कुछ नहीं है कि आपका जो वो है बिजनेस वो फ्लरिश करेगा। इसलिए ये ऑप्शन जो है इसको अभी रखते हैं, दूसरे देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमको सारे ऑप्शन से कंपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द फ्यूचर। जो बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, एग्जैक्टली वही ऑप्शन है ये, कि भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई बाय कस्टमर रेवेन्यू है, एंड रेवेन्यू माइनस इन्वेस्टमेंट उनका प्रॉफिट है। ये जो वेरिएबल है कस्टमर, ये जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। तो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द फ्यूचर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, रेंज एंड वेराइटी ऑफ आइसक्रीम, उससे कोई मतलब नहीं है अभी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन प्रीमियम लोकेलिटी, स्पेस से भी अभी कोई मतलब नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, लोन लो इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, अच्छी चीज है, बट दिस विल नॉट बी अ मेजर कंसर्न। भाई लोन तो आपको इवेंचुअली मिल ही जाएगा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ऑब्वियसली आप लोन लोगे, लेकिन आप बिजनेस इस बेसिस पे थोड़ी स्टार्ट कर दोगे कि यार मुझे तो लोन मिल रहा है, चलो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये देखना होता है ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि भाई उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, धंधा चलेगा भी या नहीं चलेगा कल को। ऐसे तो लोन तो सबको ही मिल सकता है ना, तो आप जो है उस बेसिस पे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर दोगे जाके। कल को आप सिर्फ इस बेसिस पे कैंडल्स बेचना चालू नहीं कर दोगे ना, कि अगर आपको लगेगा यार मुझे लोन मिल जाएगा, कैंडल बनाते हो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई मार्केट में सेंटेड कैंडल्स जो हैं वो कितनी बिक रही हैं, ओवरऑल बिजनेस कितना बड़ा है, और जो लोग कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, किस एरिया में ज़्यादा बिकता है, अब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कस्टमर्स मेरे पास आएंगे भी या नहीं आएंगे, इस चीज़ का कोई मार्केट है भी, लोग खरीदते भी हैं, कितना खरीदते हैं, तो वो सब आपको देखना होता है। उसके बाद जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार चलो मैं सेंटेड कैंडल्स का बिजनेस करती हूँ, तो फिर हम लोन लेने जाएंगे। तो लोन इज नॉट अ बिग फैक्टर, रादर आपको ये देखना होता है कि भाई जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ उसमें मैं कस्टमर ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, वो आएंगे या नहीं आएंगे, कितना प्रॉफिट कमाया जाएगा बिजनेस में। तो सबसे बड़ा ऑप्शन, जो सबसे सही ऑप्शन है यहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पे हमारा ज़ैट 2019 का डिसीजन मेकिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ज़ैट 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।